नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, कल हम लोगों ने हिटलर को पढ़ा था और ये देखा था कि हिटलर ने कैसे प्रथम विश्व युद्ध में अपनी हार का बदला बारी बारी से सभी देशों से ले लिया और कैसे वो एक सैनिक पद से और चांसलर पद तक गया और कैसे वो सब सारे देशों पे धीरे धीरे भारी पड़ रहा है और फिर वो एक तानाशाह का रूप ले जाता है और वहां पर यहूदियों की हत्या भी बहुत बड़े स्तर पर करवाता है और भी अन्य चीजें हमने कल सारी चीजें समझ ली थी। तो हिटलर नाजीवाद में कैसे वो स्टार्ट हुआ नाजीवाद का और कैसे चीजें सामने आई, ये सब चीजें हमने कल कंप्लीट कर ली थी। अब आज हम लोग देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध, जब हिटलर का ही पोलैंड पर आक्रमण हुआ था तात्कालिक कारण में देखेंगे आज भी। तो वहीं से द्वितीय विश्व युद्ध के बीज जो है वो दिए गए थे। ठीक है, बीज तो देखा जाए तो वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के भी बो गए थे, क्योंकि उसी का बदला लेने के लिए हिटलर जैसी पावर सामने आई और फिर उसी का बदला लेते लेते द्वितीय विश्व युद्ध की स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये सब चीजें हम लोग आज देखेंगे और द्वितीय विश्व युद्ध में क्वेश्चन भी आया हुआ है कई बार कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध की जो है घटनाओं से परिचित कीजिए और फिर परिणाम इसके क्या रहे, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं द्वितीय द्वितीय विश्व युद्ध से। तो आप लोग थोड़ा सा इस पे गौर कीजिए और हम लोग आज समझते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो कारण क्या क्या थे। सबसे पहला तो हम लोगों ने समझ ही लिया है कि वर्साई की संधि हुई थी और वर्साई की संधि में जो त्रुटियां हुई वहीं से द्वितीय विश्व युद्ध को भी हम लोग देख सकते हैं कि ना ना वो त्रुटियां होती वर्साई की संधि में, ना अपमानजनक संधि होती जर्मनी के साथ, और ना वो हिटलर का वहां पे मतलब उदय होता और हिटलर ना इतना बड़ा लीडर बन पाता और ना वो धीरे धीरे इतने देशों से बदला लेता और आक्रामक उसकी जो तानाशाही और आक्रामकता देख के द्वितीय विश्व युद्ध को भी स्टार्ट हुआ। तो ये पहला कारण रहा है कि वर्साई की संधि की जो त्रुटियां हुई हैं वहीं से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर दोनों में ये हम लोग लिखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या रीजन रहा, ब्रिटेन फ्रांस की तुष्टिकरण की नीति। देखिए, धीरे धीरे अगर वो चाहते तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और वर्साई की संधि हुई वाइमर गणराज्य के बाद, जब फिर वहां पर हिटलर आया तो हिटलर ने जब सबसे पहले राइनलैंड वाले एरिया पे कब्जा किया, उसके बाद ऑस्ट्रिया वाले, देखिए यहाँ पे मैप में समझ लेते हैं। देखिए ये जर्मनी है और ये राइनलैंड वाला एरिया है, तो इस पे पहले कब्जा किया, फिर धीरे से उसने ऑस्ट्रिया को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद ये यहाँ वाले हिस्से को भी उसने स्लोवाकिया वाले को अपने में मिला लिया। तो देखिए जब इतनी चीजें हो रही हैं वहीं के वहीं, तो फिर वहां पे फ्रांस और ब्रिटेन अभी तक शांत क्यों बैठे हैं, तो वो तुष्टिकरण की नीति को अपना रहे हैं। वो उनको भी पता है कि वर्साई की संधि में गलत हुआ है जर्मनी के साथ, तो वो अभी शांत बैठे हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत बौखलाएगा उसके पास शांत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जर्मनी शांत नहीं होगा। तो एक रीजन हम लोग ये भी इसमें डाल सकते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टिकरण की नीति, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस चाहते तो शुरू में ही हिटलर को रोक सकते थे लेकिन उनने नहीं रोका। ठीक है, फिर क्या हुआ, राष्ट्रसंघ की विफलता। देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया और वो समाप्त हुआ, तो शांति कायम रखने के लिए और देशों पे कंट्रोल करने के लिए जो यूरोपीय देश थे उनके लिए एक राष्ट्र संघ बनाया गया था। अब इस राष्ट्र संघ को बना तो दिया गया था कि जो भी कुछ भी वो होगा, कोई भी सहमति होगी, कोई भी कहीं पर मतलब युद्ध जैसी स्थिति बनेगी तो राष्ट्र संघ ही यहाँ पे संभालेगा। लेकिन राष्ट्र संघ एक मतलब क्या कह सकते हैं, वो मेन पावर थी, उसमें कोई सेना वेना नहीं थी। बस यहाँ वहाँ के लोग उसमें आके, जैसे जर्मनी के, फ्रांस के, सॉरी जर्मनी के नहीं, फ्रांस के, ब्रिटेन के, अमेरिका के, ये लोग बैठ गए थे लेकिन इनके पास अपनी सेना नहीं थी। तो ये सिर्फ एक नाम का राष्ट्र संघ बना हुआ था। तो इसकी भी विफलता हो गई। कैसे हो गई कि इसके पास सेना तो थी नहीं, तो इसकी कोई मानता था नहीं। ठीक है, तो ये एक नाम मात्र का संघ बन के रह गया। तो इसकी भी विफलता का कारण ये माना जाता है कि जो राष्ट्र संघ बनाया गया उसको पावरफुल नहीं बनाया गया। अगर पावरफुल बनाया जाता तो एक तो इतनी अपमानजनक संधि होती नहीं जर्मनी के साथ, और अगर हो भी गई थी तो फिर उसके बाद जो वो धीरे धीरे बदले की भावना में जी रहा है और चीजों को एकत्रित कर रहा है, तो वो नहीं हो पाता। तो ठीक है, तो राष्ट्रसंघ की यहाँ पे विफलता हो गई। अब तात्कालिक कारण में देखते हैं, जो तात्कालिक कारण था वो क्या था। देखिए तात्कालिक कारण ये था कि जब ये सब क्षेत्र वो हिटलर जीत लेगा तो इसके बाद उसका जो है मतलब मोटिवेट हो जाएगा कि अब तो मैं जीत ही रहा हूँ, है ना, और पावर भी उसकी लगातार बढ़ती जा रही है। तो वो पोलैंड, जो पोलैंड को एक यहाँ पे जो पोलैंड वाला गलियारा दिया गया था जर्मनी के बंदरगाह के लिए। कौन सा बंदरगाह था ये, डैजनिंग बंदरगाह। डैजनिंग बंदरगाह के लिए बीच जर्मनी से रास्ता दिया गया था पोलैंड को। ठीक है, तो ये हिटलर बोलता है कि ये वाला जो रास्ता है और ये वाला जो एरिया है इसमें जर्मन जनसंख्या ज़्यादा है, जर्मन पॉपुलेशन है, तो ये वाला एरिया हमें वापस दिया जाए। ठीक है, राज्य संघ से वो अपनी बात रखता है, तो ये वाला एरिया उसको वापस नहीं मिलता है और वो कुछ टाइम तक इंतजार करता है और उसके बाद एकदम बहुत ही जल्दबाजी में, बहुत ही तेज गति से देखा जाए तो वो पोलैंड पर हमला कर देता है। और जैसे ही पोलैंड पर हमला होता है
तो फिर यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस के कान खड़े होने लगते हैं और वो उन पर एकदम से ध्यान देने लगते हैं कि भाई अब ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो ये थी तात्कालिक कारण कि जर्मनी में पोलैंड की डेजनिंग बंदरगाह पर वो हमला कर देता है और उसको अपने में मिला लेता है। और फिर एक और रीजन क्या था कि रोम, बर्लिन और टोक्यो की संधि। देखिए हमने जब इससे पहले हम लोग जब हिटलर को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि रोम, बर्लिन और टोक्यो की तीनों की संधि हो गई थी आपस में, और तीनों यही गुट हैं जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में ध्रुवी राष्ट्र की तरफ से लड़ रहे हैं, है ना, ध्रुवी राष्ट्र की तरफ से यही लड़ रहे हैं तीनों देश। तो ये संधि हो चुकी थी, हमने हिटलर जब पढ़ा है तब बहुत अच्छे से इस संधि को देखा था, तो ये भी एक रीजन था। ठीक है, अब इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं। एक क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था कि द्वितीय विश्व युद्ध की महत्वपूर्ण घटनाएं बताइए। तो देखिए महत्वपूर्ण घटनाएं क्या ही अलग से रहेंगी, जो चीज़ें हम लोग समझ रहे हैं, हमने जो मैपिंग की थी, कल भी की थी, और परसों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जो चल रहा है उसके बाद जो मैपिंग चल रही है वही सब चीज़ें घटनाएं हैं, उसके बाद जो लगातार घटनाएं हो रही हैं वही घटनाएं हम इसमें दर्शाएंगे। क्या क्या दर्शाएंगे, तो घटनाओं को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 पर क्या दिखलाएंगे, सबसे पहले पोलैंड पर आक्रमण, जो कि सबसे ऊपर अभी हाल ही हमने तत्कालिक कारण में देखा है। पोलैंड पर आक्रमण किया और पोलैंड के जो सिर्फ उसने पहले मांगा था, जो पॉलिश गलियारा था, जो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पॉलिश गलियारा है ये मांगा था, लेकिन ये राष्ट्र संघ ने उसको नहीं दे पाया, उसने इंतजार किया और हिटलर ने फिर पूरे पोलैंड पर ही जो है आक्रमण कर दिया और उसको पोलैंड को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, जब पोलैंड हार का सामना किया तभी ब्रिटेन और फ्रांस एक्टिव होंगे। ठीक है, अब क्या है, फिर रूसी प्रसार है। तो रूसी प्रसार क्या है, देखिए रूस भी अपना प्रसार कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है रूस प्रसार, ये देखते हैं, समझते हैं। देखिए रूस यहाँ तक तो लगा ही हुआ है, अभी मैप जो है ये तो आज का मैप है ना, पहले का तो नहीं था। तो रूस चाह रहा है कि एस्टोनिया, लातविया और ये जो लिथुआनिया है, ये वाले क्षेत्र मेरी सेना रख लें। तो इनसे ये बातचीत करता है और वहाँ पर ये मान भी जाते हैं, तो रसिया अपनी सेना यहाँ पर रख देता है, क्योंकि ये भी चाह रहा है, ये भी ये सोच रहा है कि ये वाला इलाके तक जाने के लिए और यहाँ पे पावरफुल रहने के लिए इनसे संबंध बनाने बेहतर है, क्योंकि फिर नहीं तो जर्मनी आएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो जाता है उसका आसान काम रसिया का। लेकिन जब वो फिनलैंड से ये बात करता है कि तुम भी हमारी सेना यहाँ पर रख लियो, तो वो फिर इंग्लैंड वहाँ पे मानता नहीं, फिनलैंड मानता नहीं है। क्यों नहीं मानता है, क्योंकि फिनलैंड सोचता है कि ये अपनी सेना रखेगा फिर कब्जा कर लेगा, और वो मानता नहीं है, तो इन दोनों के बीच हो जाता है युद्ध। तो यहाँ पर युद्ध चल रहा है, यहाँ पर हिटलर बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये भी देख रहा है कि रूस अपना प्रसार कर रहा है, तो हिटलर को ये लगेगा कि अब जो है ना ये वाला एरिया भी हम लोग करेंगे और रूस को कमजोर करेंगे। ठीक है, तो रूस का प्रसार भी इसमें एक घटना है। ठीक है, फिर है नॉर्वे और डेनमार्क पर जर्मनी का आक्रमण। देखिए नॉर्वे और डेनमार्क में भी जब वर्साई की संधि हुई थी तो ये वाला एरिया जो है छीन लिया था, है ना, ये वाला एरिया, तो ये जो इस पे आक्रमण करेगा और ये एरिया भी अपना छीन लेगा वापस। ठीक है, तो ये भी एक रीजन रहा था। अब यहाँ पर एक और रीजन क्या है कि हॉलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग पर जर्मन आक्रमण। देखो सबसे पहले क्या है, ये ऐसे तो डायरेक्ट कर नहीं रहा था, कोई ना कोई रीजन निकाल के ही कर रहा था। तो वो ये कहेगा, ये तो वैसे तटस्थ देश थे तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो लग्जमबर्ग, हॉलैंड और बेल्जियम ये किसी की तरफ से भी नहीं लड़े थे। लेकिन हिटलर इनसे बोलता है कि इन्होंने सूचनाएं इधर उधर की है, जर्मनी की सूचनाएं जो है ब्रिटेन और फ्रांस को दी हैं, तो इस बेस पे वो इन पर हमला करता है और इनको जो है इन पर अपना कब्जा कर लेता है। कैसे, वो एक इनसे इससे फायदा क्या होगा उसको कि वो ब्रिटेन के भी नज़दीक पहुंच रहा है और फ्रांस के भी नज़दीक पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये भी एक घटना थी उस समय की। अब क्या है कि कहाँ पे, यहाँ फ्रांस का पतन। अब फ्रांस का पतन कैसे होगा, देखिए 1940 में लगभग क्या करेगा, एक साथ फ्रांस पर जर्मनी और इटली दोनों आक्रमण कर देंगे इस वाले एरिया पे। ठीक है, जो राइनलैंड से लगा हुआ एरिया था, तो दोनों इसको हरा देंगे अच्छे से। ठीक है, और हराने के बाद इसका पतन हो जाएगा और यहाँ पर ये अपनी सेना जो है रख देंगे, जबकि ये सेना रखने वाला एरिया भी नहीं था, रख देंगे। और यहाँ पे फ्रांस फ्रांस ने जो वर्साई की संधि में किया था, तो सबसे मेन तो उसमें फ्रांस ही था, तो उस बेस पे यहाँ के हथियार वथियार जो भी जितनी भी चीज़ें वहाँ पे मिली फ्रांस की सब लूट ली जाती हैं जर्मनी और इटली के द्वारा। इटली को इसमें क्या फ़ायदा होता है कि इटली को भी कुछ जो ये वाला एरिया है स्विट्जरलैंड से लगा हुआ एरिया, ये वाला एरिया इटली को मिल जाता है, और ऊपर वाला सारा एरिया तो फिर जर्मनी ले ही लेता है हिटलर के वर्चस्व के कारण। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये वाला एरिया ले लिया फ्रांस का, तो फ्रांस की जैसे ही इसमें हार हुई तो फिर ब्रिटेन क्या करेगा, ब्रिटेन यहाँ पर अब एक्टिव हो जाएगा एकदम से कि भैया अब फ्रांस चला गया, अब तो हमारा ही जो है अब नंबर आएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पे फिर अमेरिका भी कहीं ना कहीं देख ही रहा है कि अब अगर
फ्रांस चला गया और ब्रिटेन भी चला जाएगा तो फिर उसके बाद हमारा नंबर आएगा। हालांकि वो बहुत दूर है यहाँ से, हिटलर की रेंज से भी बाहर है, लेकिन फिर भी सोचा तो जा ही सकता है, यहाँ पे उसका व्यापार भी चल रहा है ठीक ठाक। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर कान खड़े करने लगेगा अब। तो फिर उसके जस्ट बाद ये देखिए, ये वाली है जून की घटना, और जून के बाद फिर ब्रिटेन पर जर्मनी का आक्रमण होता है जुलाई में, जस्ट 1 महीने बाद, और वो इस पर भी आक्रमण कर देता है। उसने मतलब देखिए रुका नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ा सा ब्रिटेन में क्या है, जो इंग्लिश चैनल है तो समुद्री एरिया ज़्यादा होने के कारण वो थोड़ा कटा हुआ एरिया था। फिर उसके बाद एक और रीजन इसमें होता है नई यूरोपीय व्यवस्था। नई यूरोपीय व्यवस्था क्या होती है, ये जो संधि हुई है इन तीनों की, रोम, बर्लिन और टोक्यो संधि, तो ये तीनों देश आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभुत्व स्वीकार कर लेते हैं एक दूसरे के। देखिए क्या होता है मेनली, जैसे मान लीजिए ये इटली है, यहाँ पे कोई द्वीप है, उस पर जर्मनी का अधिकार है, तो ये मान लेता है इटली की, हाँ भाई ये तुम्हारा ही है, ठीक है। और जो जर्मनी के आसपास वाला एरिया है वहाँ पे इटली का कोई अधिकार है, तो वो मान लेता है कि हाँ भाई ये आपका अधिकार है। और फिर ऐसे ही होता है जापान के साथ। तो जापान वाला एरिया में, क्योंकि यहाँ पे एशियाई देशों में भी इनके उपनिवेश तो थे ही, तो यहाँ पे जापान के आसपास वाले एरिया भी जापान मान लेता कि हाँ भाई ये तुम लोगों के हैं। तो ये यूरोपीय व्यवस्था अपनाई गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है। तो ये हो गई है नई यूरोपीय व्यवस्था के नाम से ये जानी गई थी, अगर आपको ये पॉइंट याद रहेगा, क्योंकि इस पे इतनी चर्चा अपन लोग कर चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पश्चिमी एशिया में युद्ध हुआ। पश्चिमी एशिया में क्या युद्ध हुआ? पश्चिमी एशिया में देखिए, अब इस समय इतना युद्ध चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो इन लोगों को फ्यूल की जरूरत तो पड़ेगी ही, और फ्यूल कहाँ पर है? पश्चिमी एशिया में। तो फ्यूल के लिए ये लोग अपना जो है यहाँ को तांगा बढ़ाएंगे। कहाँ? ये मान लीजिए इटली है ना, ये जर्मनी है यहाँ पे, और ये है जापान, और तेल वाला एरिया ये है ना। तो इस वाले एरिया पे ये लोग जाएंगे और यहाँ पे अपना कब्जा जमाएंगे, ठीक है। और इस पर कई देशों पर अपना कब्जा जमा लेंगे, क्योंकि फ्यूल इनको बड़ी मात्रा में मिल जाएगा। कहाँ कहाँ? फिलिस्तीन, जॉर्डन, इराक और सीरिया वाले एरिया पर अधिकार अपना जमा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी इनको पावर मिल जाएगी, क्योंकि अब फ्यूल बहुत बड़ी मात्रा में इन लोगों को मिल चुका है। अब रूस जर्मनी संबंध देखिए, एक इनके बीच में होती है एक मास्को संधि। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है तो रूस तो इसमें से सामने हट ही जाता है, 1917 में ये वापस चला जाता है, 1918 में ये संधि होती है। तो जब 1917 में ये हट जाता है तो ये अपने आप को कहता है कि देखो भाई मैं तो साइड में हट गया था। तो इन दोनों के बीच होती है एक मास्को संधि। तो मास्को संधि होने के बाद फिर रूस सोचता है कि अब देखिए जो मंचूरिया वाला जो एरिया था, तो रूस का उस पर जापान से भी युद्ध हुआ था और जापान ने रूस को हरा दिया था। तो वो सोचता है कि अब जापान से भी यहाँ पे जो है संधि कर ली जाए। तो जैसे ही ये रूस जो है ना जापान से संधि करने की बातचीत आगे बढ़ाता है, तभी उसी समय जर्मनी इस पर अटैक कर देता है, ठीक है। क्योंकि उसको लगता है कि ये संबंध बेहतर नहीं होने चाहिए, क्योंकि जापान तो मेरा मित्र है। तो ये संधि यहाँ पर टूट जाती है और यहाँ पर रूस जर्मनी के संबंध भी एक बार फिर से खराब हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पूर्वी एशियाई क्षेत्र पे भी युद्ध होंगे। पूर्वी एशियाई क्षेत्र पर क्या युद्ध होंगे? देखिए पूर्वी एशियाई जो क्षेत्र है वहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए मैप में पूर्वी एशियाई क्षेत्र है, यहाँ है, ये मान लीजिए जापान है, ठीक है। तो जापान ये वाले एरिया पे पूरे पे अपना जो है उपनिवेश बनाता चला जाएगा, है ना। इस पे पूरे जो छोटे छोटे सिंगापुर वगैरह हैं इन पे सब पे कब्जा कर लेगा। फिर वो एक यहीं पर क्या करेगा, ये वाला जो एरिया है यहाँ से देखिए ये बहुत नज़दीक है, यहाँ से जाएगा और यहाँ से निकलेगा, है ना। तो ये है पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर एक नौसैनिक अड्डा है यूएसए का, ठीक है। नौसैनिक अड्डा पे वो आक्रमण कर देगा, और इस पे जो नौसेना अड्डा है यहाँ पर हथियार वथियार लूट लूट के और चला जाएगा यहाँ से। तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो गई जापान से, ठीक है। इसका अभी आगे देखेंगे। फिर क्या हुआ, तो जब ये हो गया, पर्ल हार्बर पे कब्जा हुआ, पर्ल हार्बर के बाद ही अमेरिका इस पे परमाणु अटैक करता है और हिरोशिमा और नागासाकी दोनों क्षेत्र में परमाणु हमला हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी जनहानि होती है और लोग पूरा मतलब विश्व इसमें दहशत में आ जाता है कि अमेरिका ने ये कितना बड़ा कदम उठा दिया, कि इसमें मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा हुआ। तो यहाँ पे कूटा गया जापान ठीक से, ठीक है। जापान बिल्कुल शांत हो गया। अब देखिए क्या होता है, स्टालिनग्राड का युद्ध। स्टालिनग्राड रूस में ही है। जब यहाँ पे अभी हमने देखा था कि जो ये संधि चल रही थी रूस जर्मनी संधि, और जैसे ही मॉस्को संधि होने के बाद जापान से ये बातचीत करता है, तो इसी समय जर्मनी रूस पर हमला कर देता है। तो जैसे ही वो स्टालिनग्राड में पहुंचता है यहाँ पे, और स्टालिनग्राड में जैसे ही पहुंचता है, स्टालिनग्राड में एक युद्ध होता है। पहले तो रसिया की सेना पीछे हटती चली जाती है कि भाई आइए, आप आइए आइए, ठीक है।
ये जो एरिया था यहाँ पे आइए आइए, और ये अपनी सेना पीछे खींचता जाता है। और जैसे ही स्टालिनग्राड में पहुंचते हैं तो ये सेना अपनी एकदम से बढ़ा देता है, क्योंकि आधी से ज़्यादा सेना यहाँ पर हिटलर की सर्दी के कारण मर चुकी है। तो वो पता चल जाता है और स्टालिनग्राड में ये अच्छे से कूट देता है, और फिर यहाँ तक बर्लिन बर्लिन तक इसको छोड़ जाता है। और बर्लिन तक इसको खदेड़ कर जाता है अच्छे से, ठीक है। और बर्लिन में ही खदेड़ के आने के बाद हिटलर को ये बहुत बड़ा गम लगता है, और इसी समय हो जाता है पश्चिमी मोर्चा खुल जाता है। पश्चिमी मोर्चा पे कौन है? जर्मनी से लगा हुआ कौन है? फ्रांस है, और यहाँ पर जो है ब्रिटेन बैठा हुआ है। तो ये भी अपना जो है आक्रमण इसी समय स्टार्ट कर देते हैं, और चारों तरफ से घेर के जो है मित्रराष्ट्र में ही थे ना ये लोग, फ्रांस और ये ब्रिटेन। तो ये अच्छे से कूटते हैं, और इसी समय हिटलर देखिए इतनी बड़ी पावर अपने आप को गोली मार लेता है और आत्महत्या कर लेता है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर यहीं पे खत्म हो गया, और यहीं पे ये गोली मार रहा है, और वहाँ पे जापान तो आ नहीं पाया, क्योंकि जापान पे इसी समय पे हो चुका है परमाणु हमला, और हिरोशिमा और नागासाकी जैसे बड़े 2 शहर उसके चले गए यहाँ से, ठीक है। अब इसके परिणाम क्या हुए देखिए, ये तो निपट चुका, जर्मनी खत्म हो गया, एक तरीके से खत्म ही हो गया। अब वो 4 हिस्सों में यहाँ के आगे फिर बांट दिया गया, छोटा उसका राज्य कर दिया गया। जापान यहाँ पे निपट चुका है, इटली भी बहुत ज़्यादा हद तक कुछ कर नहीं पाया। तो ये सब हो गए। अब देखिए आगे क्या होगा, परिणाम इसके अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आता है परिणाम, तो परिणाम में 3-4 पॉइंट रखने हैं याद। सबसे पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था का संचालन होगा, और जो स्वर्ण मानक मुद्रा है उसका अब अंत हो जाएगा। यहाँ पे अब अपनी अपनी मुद्रा चलेगी, और डॉलर, यहाँ से डॉलर का जो है सिक्का स्टार्ट होगा। अब डॉलर पावर में आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि अब सीधी सी बात है, अमेरिका पावर में आ रहा है तो डॉलर आएगा। वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं, जो वर्ल्ड लेवल की संस्थाएं, वो सामने आएंगी, ठीक है। दूसरा फिर क्या है, दूसरे में लिख सकते हैं यूएनओ सामने आएगा, यूएनओ का गठन होगा, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बनाया गया एक संघ था। तो इसका भी गठन इसी समय पर होगा, और अब आगे से कोई दिक्कत ना हो, और कोई लड़ाई लड़ाई ऐसी ना हो, विश्व युद्ध जैसी घटनाएं ना हो, तो इसके लिए ही ये बनाया गया था यूएनओ। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यूरोप का वर्चस्व कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई कम? देखिए 1914 से लेके 18 तक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूरोप के सारे देश, मतलब सारे देश एक तरीके से कह सकते हैं, ये मित्र राष्ट्र और जो धुरी राष्ट्र थे, ये तो दिखाए गए हैं खाली फ्रंट पे। बाकी 37 देश आमतौर पर इसमें जो है हिस्सा लिए हुए थे। भारत भी कहीं ना कहीं इसमें लड़ रहा था। कैसे लड़ रहा था? क्योंकि भारत था इस समय ब्रिटेन का उपनिवेश, और ब्रिटेन का उपनिवेश था तो किसकी तरफ से लड़ेगा? यहाँ की भारतीय जो सेना गई थी वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ रही थी, ठीक है। तो ये यूरोप का वर्चस्व यहाँ पे कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए फिर 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, 20 साल ही हुए कि 1939 में फिर से सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, और अपनी अपनी सेनाओं में ये बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे थे, उतना व्यापार पे ध्यान भी नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर से दूसरे वर्ल्ड वॉर के बीच तो बोए जा चुके थे वर्साई की संधि में। तो सबको लग रहा था कि जर्मनी एक ना एक दिन बदला जरूर लेगा, तो वो सब अपनी अपनी सेनाएं बढ़ाने में लगे थे। तो अब यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वॉर जब चला और सब खत्म सा हो गया एक तरीके से, तो यूरोप का वर्चस्व यहाँ पे खत्म हो जाएगा। जो यूरोप सबको लोन देता था, अब वो लोन लेने की परिस्थिति में चला गया है, ठीक है। और यूएसए और यूएसएसआर का उद्भव होगा। देखिए यूएसएसआर मतलब जो सोवियत संघ था, उसका उद्भव भी यहाँ पे अच्छा होगा। क्यों होगा? क्योंकि एरिया उसके पास बहुत बड़ा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। यूएसए के पास भी सेम वही चीज़ें हैं। तो इन दोनों का अब उदय होगा, और जो यूरोपीय शक्ति हैं ये सब अब कमजोर पड़ जाएंगी, और शांति युद्ध की यहाँ से नींव स्टार्ट होगी, ठीक है। शांति युद्ध, जो शीत युद्ध हम लोग जिसको कहते हैं, अभी आगे की क्लासों में देख लेंगे। शीत युद्ध के माध्यम से ये अब युद्ध स्टार्ट होगा 2 गुटों में, यूएसए और यूएसएसआर। लेकिन यूरोप का वर्चस्व यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। और यूरोप का क्या होगा? पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप में बट जाएंगे। कैसे? पश्चिमी यूरोप जो मित्र राष्ट्र हैं, वो तो आ जाएंगे पूंजीवादी की में फंस जाएंगे, मतलब यूएसए के अंडर में, है ना, यूएसए के इशारों पे काम करने लगेंगे। और जो पूर्वी यूरोप है वो यूएसएसआर के इशारों पे काम करना लगेगा। तो ये 2 यूरोप में बट जाएगा, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप, ठीक है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। फिर आगे पॉइंट एक और डाल देना कि उपनिवेशों में स्वतंत्रता की मांग तीव्र हो गई। देखिए उसी समय सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो भारत भी आज़ाद हुआ, है ना, पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ उसी समय पे, अफ्रीका के कई देश आज़ाद हुए। और उस समय देखा जाए तो ये जो कम्बोडिया अम्बोडिया ये वगैरह, फ्रांस जिन पे कब्जा किया होता, ये भी सब स्वतंत्र हुए। और मतलब जो भी स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन मांग बहुत ज़्यादा तेज हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इनकी पकड़ कमजोर हो गई यूरोपीय देशों की, और ज़्यादातर उपनिवेश किसके फैले हुए थे? यूरोपीय देशों के, फ्रांस, ब्रिटेन, हैं, इटली के भी थे, जर्मनी के भी थे। तो ये सब अब यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, है ना।
इनमें मांग इतनी तेज हो जाएगी कि अब यहाँ पे संभाल ही नहीं पाएंगे और इनको आज़ादी मिल जाएगी कई देशों को। और दो आर्थिक मॉडल सामने आएंगे निकल के। कौन कौन से आर्थिक मॉडल? एक पूंजीवाद और एक समाजवाद। पूंजीवाद किसका विरोध करेगा? समाजवाद का। और समाजवाद किसका विरोध करेगा? पूंजीवाद का। पूंजीवाद का भैया लीडर कौन है यहाँ पर? यूएसए, है ना। पूंजीवाद का लीडर यूएसए बनेगा और समाजवाद का यूएसएसआर बनेगा, है ना। ये इसको मिटाना चाहेगा, ये इसको मिटाना चाहेगा। इसने कई देशों का गुट बना लिया, इसने कई देशों का गुट बना लिया। जैसे देखिए एक इनके और भी गुट बन के सामने आए, जैसे नाटो वाटो, ये भी बनने के सामने आए। इसका भी जैसे इसके भी कई गुट बने, वो भी सामने आए, ठीक है। इस तरीके से देश मतलब पूरा विश्व दो धुरी में बट गया यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत समझ में आई होगा। कोशिश तो मैंने पूरी ही की है, लेकिन जितना समझ में आए, बाकी और आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो इसको निकाल लीजिएगा। और फिर बहुत ही मतलब एक दो क्लास और बची हुई है, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री एक आधी क्लास शायद कल शीत युद्ध और आएगा उसके, और उसी में गुट निरपेक्ष भी समझा दिया जाएगा, जिसमें भारत की एक अहम भूमिका रहेगी। वो चीज़ें कल खत्म हो जाएंगी। उसके बाद वर्ल्ड मैप स्टार्ट होगा। तो अब आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। पीडीएफ निकाल के जरूर अपने पास रख लीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं और बहुत ही मेहनत के बाद बनाए गए हैं। क्योंकि ये मेंस में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं नोट्स से आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा मत पढ़िएगा, क्योंकि दो क्वेश्चन करने हैं और दो क्वेश्चन के लिए ये नोट्स बेहतर हैं, ठीक है। तो इनको निकाल के रख लीजिए, और बाकी फिर वर्ल्ड मैप तो आपको करवाई जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास फिर यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।